एसआरटी एजुकेशन में आप लोगों को फिर से स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th भारती भवन के अध्याय 5 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ये रिवीजन बैच चल रहा है, रिवीजन क्वेश्चन चल रहा है। आपको भौतिकी से लिया गया है चुंबकीय प्रभाव। 5वां चैप्टर है हमारा विद्युत धारा के, मतलब माने फिजिक्स के 5वें चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ, मतलब माने करंट, चुंबकीय प्रभाव, इलेक्ट्रिक करंट। देखिएगा तो ऑल क्वेश्चन आपको आंसर मिलेंगे। अति लघु उत्तरीय से लेकर लघु उत्तरीय से लेकर दीर्घ उत्तरीय तक का ऑल क्वेश्चन दिया जाएगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बुक में जरूर रहते हैं। इसकी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में नहीं दिया गया है, ओनली फॉर सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। तो हम देखिएगा, आप ये क्वेश्चन आपको वीवीआई क्वेश्चन होगा जो 10th क्लास के लिए बहुत ही रिवीजन बैच के रूप में है। रिवीजन कर सकते हैं आप बच्चे, जो भी बच्चे मतलब माने इस वीडियो को देख रहे हैं वो रिवीजन कर सकते हैं। जो 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं वो फिलहाल अभी 2 महीना बचा हुआ है हम लोगों का एग्ज़ाम, तो आप तैयारी कर सकते हैं 10th क्लास की। तो आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं और फिजिक्स में अच्छे नंबर ला सकते हैं इस चैप्टर के द्वारा। तो देखिए आगे क्यों हम बढ़ते हैं, तो आप लोग ज़रूर वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है, देखिएगा आज का हमारा क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए, एक चुंबक के, पहला क्वेश्चन हमारा आता है, एक चुंबक के उत्तर या दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो चुंबकीय अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय अक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चुंबक के सिरे के निकट का वह बिंदु जहां चुंबक का आकर्षण बल सबसे अधिक होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को काट सकती है? नहीं काट सकती है, क्योंकि मतलब माने विक्षोभित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबक के निकट लाने पर दिक्ट सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है? तो देखिएगा आंसर में, चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं फैली होती है। जब सुई को निकट लाया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा चुंबकीय बल दिक् सूचक की सुई पर लगती है और वह विक्षेपित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा है क्या, ऑस्टेट के प्रयोग में चुंबकीय सुई के विचलन की दिशा किन किन बातों पर निर्भर करती है ऑस्टेट के अनुसार? तो देखिएगा उत्तर में हो जाएगा आपका धारा की दिशा पर और चुंबकीय सुई के स्थान पर तार के ऊपर या नीचे ये दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, परिनालिका किसे कहते हैं? तो देखिएगा, तो परिनालिका किसे कहते हैं? तो जब एक लंबे विद्युत रोधक चालक तार को सर्पिल रूप में इस प्रकार लपेटा जाए कि तार के फेरे एक दूसरे से अलग परंतु अगल बगल हो, तो इस प्रकार की व्यवस्था को परिनालिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, कोर्ड किसे कहते हैं? तो कोर्ड पता है, तो परिनालिका में रखे नरम लोहे के छड़ को कोर्ड कहा जाता है। तो परिनालिका में जो होता है नरम लोहे के छड़ को क्या कहते हैं? कोर्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र के 3 स्रोतों की सूची बनाएं। तो देखिए, अस्थायी चुंबक होता है, विद्युत चुंबक होता है और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका, जब चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की लंबवत होती है तब प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्या, 10 नंबर। देखिएगा, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? तो आता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण है क्या? तो जब किसी चुंबक तथा तार की बनी एक बंद कुंडली के बीच की दूरी को शीघ्रता से बदला जाए तो कुंडली में एक क्षण के लिए विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जब तक कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति रहती है तो इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऐसी कुछ युक्ति के नाम लिखिए जिसमें
जिनमें विद्युत मोटर उपयोग किए जाते हैं। तो देखिए युक्ति में क्या होता है, तो विद्युत मोटर में देखिएगा तो विद्युत पंखा हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गए, कंप्यूटर हो गए, मिक्सिंग हो गया, लेंस मशीन हो गया, लेंथ मशीन हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गए, ईटीसी विद्युत मोटर के उपयोग के रूप में किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विद्युत मोटर क्या है, सिद्धांत बताइए। तो इसको बताना है कि डिफाइन करना विद्युत मोटर है क्या। तो विद्युत मोटर का सिद्धांत है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, यानी ये विद्युत ऊर्जा का उपयोग करके अपने आर्मेचर को घुमाने में करता है। घुमाने में मतलब माने सहायता करता है, कौन, विद्युत मोटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, विद्युत जनित्र क्या है। तो देखिएगा आंसर में हो जाएगा, विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो विद्युत जनित्र क्या है, तो विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखिए। तो विद्युत जनित्र का सिद्धांत होता क्या है, तो विद्युत जनित्र का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। इसमें यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग करके आर्मेचर को क्षेत्र चुंबक में तेजी से घुमाना और उत्पन्न प्रेरित धारा का उपयोग कर अन्य यंत्र को विद्युत ऊर्जा प्रदान करना, यही है विद्युत जनित्र का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, विद्युत जनित्र का क्या उपयोग है। तो देखिएगा आंसर में हो जाएगा, विद्युत जनित्र का उपयोग दृष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने में किया जाता है। किसका, विद्युत जनित्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, दृष्ट धारा के कुछ स्रोत के नाम लिखिए। वो दृष्ट धारा होते क्या है, तो दृष्ट धारा मतलब जनित्र होता है जैसे कार डायनेमो, शुष्क सेल, बटन सेल इत्यादि स्रोत जो है दृष्ट धारा के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, प्रत्यावर्ती धारा या विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले स्रोतों के नाम लिखिए। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, तापीय विद्युत जनित संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र इत्यादि स्रोत हैं प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के। तो देखिएगा प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के स्रोत कौन कौन से हो गए, तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, तापीय विद्युत जनित्र, जल विद्युत संयंत्र, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र इत्यादि स्रोत है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, विद्युतमय उदासीन तथा भूतारों के विद्युत रोधी आवरण समानता किस किस रंग के होते हैं। तो विद्युतमय तार लाल रंग, उदासीन तार काला रंग और भूतार हरे रंग के विद्युत रोधी आवरण होते हैं। आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर में, इस चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, क्या किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है। देखिएगा आंसर में बन जाएगा, जब किसी तार पर लगा विद्युत रोधी परत खराब या क्षतिग्रस्त हो जाता है और आपस में संपर्क में आ जाता है। इस तरह से संपर्क में आने से परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो जाता है और परिपथ में बहुत अधिक धारा प्रवाहित होने लगती है और लघु पतन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, भूकंप भूसंपर्क तार का क्या कार्य है। तो देखिएगा भूसंपर्क तार को सुरक्षा की दृष्टि से लगाया जाता है। जब भी विद्युत धारा आवश्यकता से अधिक हो जाता है तो यह भूसंपर्क तार धारा को भूमि के अंदर ले जाता है, धारा को संतुलित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, क्या घरेलू कार्यों के लिए व्यवहार की जाने वाली बिजली क्या है। तो हम देखिएगा तो आप लोग घर में यूज करते होंगे बिजली का, तो होता क्या है इसके बारे में डिफाइन करना है। तो देखिएगा आंसर में, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है तो वह 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती वोल्टता होती है, जिसकी ध्रुवता प्रत्येक सेकंड में 100 बार परिवर्तित होती है, यानी इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। इसे मेन लाइन पावर कहा जाता है और जिन तारों द्वारा यह आपूर्ति होती है उन्हें मेंस कहते हैं। और मेंस में प्रायः 2 तार होते हैं, एक होता है 5 एम्पियर, दूसरा होता है 15 एम्पियर का। और देखिएगा 5 एम्पियर वाले तार को घरेलू लाइन में उपयोग करते हैं और 15 एम्पियर तार को पावर लाइन में उपयोग करते हैं। हमारे घरों में जिस उपकरण को जितना धारा की मात्रा चाहिए
वह उसका उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि 22 नंबर, घरों के विद्युत परिपथ में विद्युत उपकरण किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, मुख्य धारा में वोल्टता का अधिकतम मान जिसके लिए फ्यूज पिघल जाता है वह फ्यूज के किस गुण को निर्धारित करता है? तो आंसर हो जाएगा फ्यूज की क्षमता को। क्या करता है? फ्यूज की क्षमता को निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, क्या मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम में मुट्ठी की अंगुलियां की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है? तो ये आंसर हो जाएगा हाँ। जो मतलब माने मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम में मुट्ठी की अंगुलियां जो होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये हमारा अति लघुतरीय क्वेश्चन खत्म हो गया है। नेक्स्ट स्टार्ट होता है लघुतरीय क्वेश्चन, जो आपको 2-3 नंबर में एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। देखिए लघुतरीय में क्या क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन है चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ क्या है? तो आंसर में हो जाएगा चुंबकीय पदार्थ वैसा पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित करता है अथवा जिनसे कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कि लोहा, कोबाल्ट, निकेल etc। अचुंबकीय पदार्थ वैसे पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित नहीं करता है अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कांच, कागज, पीतल etc। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है क्या किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबक क्षेत्र रेखाएं खींचिए। तो इस चित्र को खींचने के लिए आप भारतीय भवन की पुस्तक में आपने मतलब पिक्चर में देखा होगा 1904 नंबर पे संख्या में 5.2 बी होंगे। चुंबकीय क्षेत्र की रेखा को बताना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 3 नंबर 30 नंबर कहता है चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण की सूची बनाइए। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण की सूची निम्न है। पहला है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र में होती है। दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव को से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है और वह पुनः चुंबक के भीतर होती है हुई उत्तरी ध्रुव पर वापस आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आएगा तीसरा पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूरी के अनुसार घनत्व में कम होती है चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा 4 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा उस बिंदु पर उस क्षेत्र की दिशा बताती है। नेक्स्ट 5वां हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नष्ट नहीं करती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नष्ट नहीं करती, दूसरे को नष्ट करती है वाले। 5वां हो जाएगा आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। 6 हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जिस स्थान पर मिलती जुलती है जितनी होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। चुंबक के ध्रुवों के निकट चुंबकीय क्षेत्र प्रबल हो जाता है। चौथा क्वेश्चन आप देखिएगा, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। सवाल उठता है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। तो आंसर हो जाएगा दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। यदि वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती तो प्रतिच्छेद बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींचना संभव होता, यानी उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होती, जो संभव नहीं है, इसीलिए वे एक दूसरे को नहीं प्रतिच्छेद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप 5वां नंबर, एक समान चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है। तो आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर और एक दूसरे के बराबर दूरी पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा 8वां नंबर, सीधी द्वारा 6ठा क्वेश्चन हो जाएगा सीधी धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है। तो आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सेकेंडरी वृत्त के प्रारूप में होती है, मतलब वृत्त के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा 7वां क्वेश्चन, मेज के तल में परे तार के वृत्ताकार पास में दक्षिणावर्त विद्युत धारा प्रवाहित हो जा रही है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को लागू करके पार्श्व के भीतर तथा बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए। तो आंसर में हो जाएगा आपका जब तार का एक गोलाकार लूप
टेबल के नीचे होता है तो लूप का अंतर चुंबकीय क्षेत्र के नीचे की ओर फर्श पर लंबवत होगा। पारा का बाहर चुंबकीय क्षेत्र लंबवत नीचे से ऊपर की ओर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम को लिखिए। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, उत्तर में हो जाएगा मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। यदि धारावाहिक तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा को दिखाए और संकेत करता हो, हाथ की अन्य अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 9 नंबर, आता है क्या परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है। क्या आप किसी छड़ चुंबक की सहायता से किसी विद्युत धारावाहिक परिनालिका के उत्तर ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव का निर्धारण कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा आपका, जब परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब परिनालिका के भीतर तथा उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है। धारावाहिक परिनालिका एक छड़ चुंबक के समान व्यवहार करता है। परिनालिका का एक सिरा उत्तर ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव को जाता है। इसका पता हम मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम से कर सकते हैं। यदि परिनालिका दाहिने हाथ से इस तरह पकड़ा जाए कि उंगलियां धारा की दिशा को, अंगूठा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, यही उत्तरी ध्रुव जैसा काम करेगा और अंगूठा का उल्टा दिशा में दक्षिणी ध्रुव होगा। अंगूठा का उल्टा दिशा में दक्षिणी ध्रुव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, विद्युत 10वां नंबर क्या कहता है कि विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में क्या अंतर है। तो देखिएगा आंसर में, विद्युत चुंबक वैसा चुंबक जिसमें चुंबकत्व उतने ही समय तक विद्यमान रहता है जितने समय तक परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। इसको बनाने से के सामान्यतः नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है और इसको गर्म करके इसमें इसका चुंबकत्व नष्ट होती है। इसका चुंबक का आकर्षण बल ज़्यादा नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, अस्थायी चुंबक में क्या होता है, वैसा चुंबक जिसका चुंबकत्व शीघ्र नष्ट नहीं हो पाता है, अस्थायी होता है। इसको बनाने के लिए इस्पात का उपयोग किया जाता है। इसको गर्म करने से इसका चुंबकत्व नष्ट होता है। इसका चुंबक का आकर्षण बल बहुत ज़्यादा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 11 नंबर, विद्युत चुंबक में नर्म लोहा क्रूड का इस्तेमाल क्यों होता है। आंसर में देखिएगा, क्योंकि नर्म लोहे को आसानी से चुंबकित और अचुंबकित किया जा सकता है तथा इसका चुंबकत्व भी अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 12 नंबर, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लिखे और समझाएं। तो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम होता क्या है, आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे जरूर और इसी चैप्टर में। तो आंसर में हो जाएगा फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियां मध्यमा तर्जनी अंगूठे को परस्पर लंबवत फैलाएं और यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा धारा की दिशा को दर्शाता है तब अंगूठा धारावाहिक चालक पर लगे बल की दिशा को व्यक्त करता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि यदि एक ऊपर की ओर खड़े तार में धारा ऊपर की ओर प्रवाहित किया जाए और चुंबकीय क्षेत्र पूरब से पश्चिम की ओर हो तो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम से बाएं हाथ की मध्यमा को धारा की दिशा में अर्थात ऊपर की ओर तथा तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अर्थात पश्चिमी की ओर करने पर हम पाते हैं कि अंगूठा दक्षिणी की ओर इंगित करता है, अतः चालक पर बल की दिशा दक्षिण की ओर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप 13 नंबर कहता है क्या, मान लीजिए कि आप किसी कमरे में अपनी पीठ को किसी एक दीवार के लगाकर बैठे हैं। कोई इलेक्ट्रॉन पुंज आपके पीछे की दीवार से सामने वाली दीवार की ओर क्षैतिज गमन करते हुए किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आपके दाईं ओर विक्षेपित हो जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊर्ध्वाधरता नीचे की ओर होगी। आंसर जवाब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, कोई विद्युत रोधी तांबे के तार की कुंडली किसी गैल्वेनोमीटर से संयोजित है, क्या होगा यदि कोई छड़ चुंबक आंसर में देखिए कुंडली में धकेला जाए तो गैल्वेनोमीटर में एक और विक्षेप हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, कुंडली के भीतर बाहर खींचा जाए तो क्या होगा, तो गैल्वेनोमीटर में
विपरीत दिशा में विक्षेप हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा आपको, कुंडली के भीतर स्थिर रखा जाए तो क्या होगा, कोई विक्षेप नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर, दो वृत्ताकार कुंडली ए तथा बी एक दूसरे के निकट स्थित है। यदि कुंडली ए में विद्युत धारा में कोई परिवर्तन करे तो क्या कुंडली बी में कोई विद्युत धारा प्रेरित होगी? कारण लिखिए। होगा आंसर में लिखेंगे हाँ होगी। कोई फराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अनुसार अगर चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव आ जाए तो सामने वाली कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न होगी। इसीलिए यदि कुंडली ए में विद्युत धारा में कोई परिवर्तन करे तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन आ जाएगा, जिसके कारण कुंडली बी में विद्युत धारा प्रेरित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम लिखिए और समझाएं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में अपने 12 नंबर उत्तर को देखा होगा कि मतलब कैसे लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर, किसी कुंडली में विद्युत धारा का प्रेरित करने के विभिन्न ढंग स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने के विभिन्न ढंग निम्नलिखित हैं। एक क्षण चुंबक को कुंडली के अंदर बाहर करके किसी दूसरी चुंबक कुंडली में विद्युत धारा का परिवर्तन करके, तीसरा दूसरी कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करके भी हम धारा के प्रेरित कर सकते हैं। 18 नंबर देखिए क्वेश्चन, विद्युत मोटर में विभक्त वलय की क्या भूमिका होती है? तो यह द्विपद परिवर्तक का कार्य करता है, यानी ए प्रेरित धारा की दिशा को बदलने का कार्य करता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दृढ़ धारा और प्रत्यावर्ती धारा में क्या अंतर स्पष्ट है? अंतर कीजिए। तो देखिएगा, दृढ़ धारा एक ही दिशा में विद्युत धारा के अस्थायी प्रभाव को दृढ़ धारा कहते हैं। इसमें धारा की दिशा एक रहती है और धारा का मान परिणाम भी एक ही रहता है। ये ज़्यादा पावर की हानि करता है, इसका उत्पादन बहुत महंगा पड़ता है। प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है? ऐसी विद्युत धारा जिसका परिणाम और दिशा समय के साथ घटता बढ़ता रहता है, तो समय के साथ घटता बढ़ता है, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। इसका उपयोग हमारे घरों में प्रत्यावर्ती धारा का ही प्रभाव होता है, ये कम पावर हानि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर, विद्युत लेकिन में दिशा को निर्धारित करने वाली नियम लिखिए। किसी विद्युत धारा प्रवाहित सीधे चालक के चारों ओर उत्पन्न विद्युत चुंबकीय क्या होता है? तो मैक्सवेल का हस्त नियम से देखिएगा। ये दूसरा होता है फ्लेमिंग के हस्त नियम से। किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही सीधे चालक पर आरोपित बल लगा तो क्या होता था? फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। तीसरा पॉइंट आता है क्या? किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली के घूमने करने पर उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा क्या होता है? फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 21 नंबर, मेन लाइन में अतिभारण तथा लघुपतन कैसे उत्पन्न होता है? तो देखिएगा, लघुपतन जब किसी तार पर लगा विद्युत रोधी परत खराब या क्षतिग्रस्त हो जाता है और आपस में संपर्क में आ जाता है। इस तरह से संपर्क में आने से परिपथ का प्रतिरोधक शून्य हो जाता है और परिपथ में बहुत अधिक धारा प्रवाहित होने लगती है और लघुपतन हो जाता है। वही आता है अतिभारण किसे कहते हैं? तो जब कोई उपकरण अपनी कुल आवश्यकता से अधिक विद्युत धारा खींचने लगता है तो परिपथ में धारा मान एक सीमित समय के लिए सीमित सीमा से ऊपर चला जाता है, जिसे अतिभारण कहा जाता है। यह 2-3 विद्युत युक्तियों को एक ही कनेक्शन में जोड़ देने के कारण होता है। 22 नंबर देखिएगा, विद्युत धातु के आवरण वाले विद्युत सांधियों को भू संपर्कित करना क्यों आवश्यक है? तो आंसर हो जाएगा, धातु के आवरण वाले विद्युत सांधियों को भू संपर्क करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि किसी कारणवश विद्युत परिपथ में कोई विद्युत का क्षरण हो जाता है, जिससे विद्युत उपकरण उपयोग कर रहे व्यक्ति किसी भी प्रकार का झटका न लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था 23 नंबर, बहुत से विद्युत उपकरण तथा परिपथ भू संपर्क में होते हैं, इसका क्या कारण है? आंसर में हो जाएगा आपका, ऐसा विद्युत उपकरण और परिपथ उपयोग कर रहे व्यक्ति के सुरक्षा के लिए किया जाता है। यदि किसी कारणवश विद्युत उपकरण तथा परिपथ उपयोग कर रहे व्यक्ति को कोई विद्युत क्षरण के कारण विद्युत का गंभीर झटका न लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर,
घरों की वायरिंग में दो भिन्न एम्पीयर के नियम के परिपथों का उपयोग क्यों किया जाता है? तो देखिएगा उत्तर में हो जाएगा आपका, घरों में जो वायरिंग होता है उसमें दो मेंस होते हैं। एक 5 एम्पियर वाली होती है, दूसरा 15 एम्पियर वाले होते हैं। इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारे घरों में विभिन्न प्रकार के विद्युत उपकरणों उपयोग किए जाते हैं। किसी 5 एम्पियर धारावाहिक के लिए जैसे बल्ब, पंखा, टेलीविजन, और 15 एम्पियर के वाले के लिए मतलब जाने हीटर, रेफ्रिजरेटर का उपयोग है, जिसको जितना विद्युत धारा चाहिए होता है वह उसका उतना आवश्यक अनुसार उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर, घरों के विद्युत परिपथ में विद्युत उपकरण समांतर क्रम में क्यों जोड़े जाते हैं? तो देखिएगा हमारे घरों में अलग अलग उपकरण लगे होते हैं, सबको अलग अलग विद्युत धारा की मात्रा चाहिए होता है। अगर हम उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ दें तब सब में एक ही धारा परिणाम जाएगा, जिससे कोई उपकरण चलेगा, कोई नहीं चलेगा। और दूसरा कारण यह है कि सारे उपकरण के अपने अपने उपयोग होते हैं। पंखा का हवा देने के लिए, बल्ब का प्रकाश देने के लिए, अगर हम एक को बंद कर दे तो दूसरा चालू रहे, इसीलिए उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 26 नंबर आपका, विद्युत परिपथ को अतिभारण और लघुपतन से कैसे सुरक्षित किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा आपका, विद्युत परिपथ को अतिभारण और लघुपतन से निम्नलिखित सावधानियों के द्वारा सुरक्षित कर सकते हैं आप। पहला, विद्युत परिपथ में काम में आने वाले सभी तारों के ऊपर अच्छे विद्युत रोधी पदार्थ की परत और उसके ऊपर की रबर या प्लास्टिक की परत जानी चाहिए। दूसरा आता है, एक सॉकेट से एक ही उपकरण को जोड़ना चाहिए। तीसरा पॉइंट, उपकरण को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। चौथा पॉइंट, विद्युत परिपथ में एक ही फ्यूज का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 27 नंबर, विद्युत मिस्त्री विद्युत परिपथ पर कार्य करते समय रबर के जूते या दस्ताने क्यों पहनते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका, विद्युत मिस्त्री का विद्युत से संपर्क कार्य होते हैं और विद्युत से संबंधित कार्य खतराजनक होते हैं। अगर हम सही सावधानी नहीं बरतती हैं तो विद्युत मिस्त्री विद्युत परिपथ पर कार्य करते समय जब रबर के जूते या दस्ताने पहनते इसलिए हैं क्योंकि रबर के दस्ताने विद्युत के कुचालक हैं। जब वे विद्युतमय तार को छूते हैं तो उन्हें बिजली का झटका नहीं लगता है। अगर वे दस्ताने का उपयोग करते हैं तो और रबर का जूता पहनते हैं तो मिस्त्री का पैरों का संपर्क पृथ्वी से नहीं मिलता रहता है, जिससे करंट को भू संपर्क नहीं मिल पाता है। 28 नंबर देखिएगा, विद्युत परिपथ तथा सांधियों का समानता उपयोग होने वाले दो सुरक्षण उपकरणों के नाम लिखिए। तो भू संपर्क तार और विद्युत फ्यूज। नेक्स्ट नंबर 29 नंबर, 2 किलोवाट शक्ति अनुमानता का एक विद्युत तंतु किसी घरेलू विद्युत परिपथ में 220 वोल्ट पर चालित किया जाए तो जिसका विद्युत धारा अनुपमतांक 5 एम्पियर है, इससे आप क्या परिणाम अपेक्षा करते हैं? तो देखिएगा आंसर हो जाएगा आपका, विद्युत तंतु द्वारा लिया गया धारा 9 एम्पियर होगा, लेकिन इसका अनुमानता 5 एम्पियर है। अतः यह अतिभारण की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे परिपथ नष्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर, घरेलू विद्युत परिपथ में अतिभारण से बचाव के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो आंसर हो जाएगा, विद्युत परिपथ को अतिभारण से बचाने के लिए निम्नलिखित सावधानी बरतनी चाहिए। पहला, एक शॉर्ट सर्किट के एक से अधिक उपकरण को नहीं जोड़ना चाहिए। दूसरा, उपकरण को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। तीसरा देखिएगा, परिपथ में एक सही फ्यूज का इस्तेमाल करना चाहिए। 31 नंबर देखिएगा, फ्यूज का तार विद्युत परिपथ में क्यों लगाए जाते हैं? फ्यूज की क्षमता का क्या तात्पर्य है? तो देखिएगा, जब परिपथ में अतिभारण और लघुपतन के कारण या मेंस में वोल्टता का मान एक ही सीमा से अधिक बढ़ जाने पर अधिक समय धारा प्रवाहित होती है, जिससे घर में लगे विद्युत उपकरण जल या खराब हो सकते हैं। इससे बचने के लिए फ्यूज तार का इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादा धारा प्रवाहित होने से उत्पन्न ऊष्मा फ्यूज तार को गला देती है और उपकरण बच जाते हैं। विद्युत धारा की प्रबलता को जिन मान पर पहुंचाने से फ्यूज का तार गल जाता है, उड़ जाता है, उसे फ्यूज तार का क्षमता कहते हैं। अब हमारा आ गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न।
लघु उतरिए, लघु अति लघु उतरिए खत्म हो गया, अब दीर्घ उतरिए आ गए। हमारा आता है पहला क्वेश्चन, धारावाही तार अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, इसे दिखाने के लिए ऑस्टेट के प्रयोग का वर्णन करें। तो देखिएगा आंसर में बोला गया है कि ऑस्टेट का प्रयोग, इस प्रयोग को करने के लिए एक चालक का तार AB को उत्तर दिशा के दक्षिण दिशा में तान दिया जाएगा। तार से ठीक नीचे एक चुंबकीय क्षेत्र NS रख दिया जाएगा। जब तार से कोई विद्युत धारा नहीं जा प्रवाहित होती है तब सुई पृथ्वी से चुंबकत्व के कारण उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर रहती है। फिर जब तार AB में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब सुई विक्षेपित होकर लगभग तार के लंबवत हो जाती है। तार से होकर प्रवाहित धारा की दिशा को उलट देने पर भी सुई का विक्षेपण तार के लंबवत होता है। इस बार सुई के ध्रुव की स्थिति पहली बार स्थिति की अपेक्षा विपरीत रहती है। धारा की दिशा को समान रखते हुए जब तार को क्रमशः सुई के ऊपर और नीचे रखकर प्रयोग को दोहराया जाता है तो सुई विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाती है, जिसका चित्र आप भारती भवन पुस्तक में देख सकते हैं। अतः ऑस्टेट के प्रयोग से यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि धारावाही तार अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, क्योंकि जैसे हम धारावाही तार की दिशा में परिवर्तित करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में भी बदलाव आ जाता है और यही बदलाव चुंबकीय सुई के विक्षेपण के रूप में देखने को मिलता है। धारा की दिशा बदलने के साथ ही चुंबकीय सुई की दिशा भी बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 2 नंबर। देखिएगा धारावाहिक सीधे तार के कारण चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र पैटर्न दिखाने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। तो देखिएगा आंसर हो जाएगा आपका प्रयोग। एक मोटे तथा लंबे तार के धारावाही तार AB को एक क्षैतिज गत्ते के टुकड़े से होकर ऊर्ध्वाधर व्यवस्थित करते हैं। तार के सीधे A को एक बैटरी के धन ध्रुव से तथा B को एक स्विच होकर S से जोड़कर ऋण ध्रुव से जोड़ते हैं और तार में धारा प्रवाहित करते हैं। अब एक कंपास सुई को गत्ते पर रखते हैं। सुई की दिशा उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताई जाएगी। यह एक पेंसिल की नोक से सुई की उत्तरी ध्रुव के स्थान को चिन्हित करते हैं। सुई को गत्ते पर इस तरह सरकाते हैं कि उसका दक्षिणी ध्रुव वह स्थान ले जहां पहले उत्तर ध्रुव था। अब फिर उत्तर ध्रुव के स्थान को चिन्हित करते हैं। इस प्रकार से प्राप्त बिंदुओं को मिलने पर सेकेंडरी वृत्त का प्रतिरूपण या पैटर्न मिलता है। इसका चित्र आपको मिलेगा भारती भवन बुक में देखकर। उसी प्रकार धारा की दिशा को विपरीत कर देने पर वही सेकेंडरी वृत्त का प्रतिरूप या पैटर्न मिलता है। अब इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्राप्त करने के लिए हम मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम का प्रयोग करेंगे। मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम में के अनुसार यदि धारावाही सीधे तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए कि मुट्ठी धारा की दिशा की ओर संकेत करती है तो हाथ की अन्य अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर व्यक्त करती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन और 3rd नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपका सामने आ गया। किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र पैटर्न दिखाने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। प्रयोग ले लीजिए, मान लीजिए प्रयोग तांबा का एक मोटा तार लेकर उसे वृत्ताकार रूप में, जैसा कि हमने दूसरा क्वेश्चन में पढ़ा, एक गत्ते को टुकड़े को क्षैतिज रूप में व्यवस्थित करेंगे और गत्ते के टुकड़े को छेद एक दूसरे को वृत्ताकार तार को इस प्रकार पार कराएंगे कि तार का आधा वृत्त गत्ते के ऊपर और आधा नीचे की ओर हो। तार के खुले सिरे के एक बैटरी तथा एक स्विच को जोड़ देंगे। गत्ते के पूरे टुकड़े पर एक लौह चूर्ण छिड़क देते हैं। ये आपको पेज मिलेगा भारती भवन पुस्तक में। अब स्विच को बंद कर तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और गत्ते के टुकड़े को धीरे धीरे थपथपाते हैं और लौह चूर्ण दोनों तारों के बीच तारों के चारों ओर संकेंद्रीय वृत्त की व्यवस्थित हो जाता है। इनसे वृत्तीय लूप में धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र के पैटर्न का पता चलता है। जहां धारा गत्ते के भीतर जाती है तथा जहां धारा गत्ते से बाहर आता है, उनके धारों को कुछ दूर तक चुंबकीय क्षेत्र रेखा का प्रतिरूप वृत्तीय होता है, किंतु धारा से दूर हटने पर क्षेत्र रेखाएं का प्रतिरूप वृत्तीय दांत में विचलित हो जाता है। धारा के केंद्र पर तथा केंद्र के निकट और उसके दोनों ओर क्षेत्र रेखाओं का प्रतिरूप लगभग सरल रेखा में होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पारावाही परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र का वर्णन करें। आंसर में हो जाएगा आपका, जब धारावाही परिनालिका से धारा प्रवाहित की जाती है तब परिनालिका के भीतर तथा उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र परिणामतः संभव एवं दिशा में लगभग नियत रहता है और इसकी दिशा परिनालिका के अक्ष के समांतर होती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से प्राप्त की जा सकती है। यदि परिनालिका को दाहिने हाथ से एक इस प्रकार पकड़ा जाए कि उंगलियां धारा की दिशा की ओर, अंगूठा धारा के चुंबकीय क्षेत्र की ओर दिशा होगी। धारा प्रवाहित परिनालिका एक क्षर चुंबक के समान व्यवहार करता है। परिनालिका के एक सिरा उत्तर ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव को व्यवस्थित करता है। 5वां क्वेश्चन हो जाएगा आपका, विद्युत चुंबकीय रचना संचित्र समझाइए। विद्युत चुंबकीय की रचना संचित्र समझाइए। विद्युत चुंबकीय प्रायः एक नरम लोहे के टुकड़े को छड़ को एक परिनालिका में रख कर बनाया जाता है। नरम लोहे को आसानी से चुंबकित और विद्युत चुंबकित किया जा सकता है। जब परिनालिका में धारा प्रवाहित की जाती है तब परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिससे नरम लोहे का छड़ शक्तिशाली चुंबक बन जाता है। जब धारा का प्रवाह बंद कर दिया जाता है तो नरम लोहा अपना चुंबकत्व खो देता है। परिनालिका में इस प्रकार से रखे गए छड़ को क्रूड कहा जाता है और क्रूड के कारण चुंबक बन जाता है। पिक्चर आप देख सकते हैं पेज भारतीय भवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, धारावाहिक चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को दर्शाने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। प्रयोग मान लीजिए क्या 2 मिलीमीटर व्यास 5 सेंटीमीटर लंबी एल्युमिनियम की छड़ AB लेते हैं। रबड़ या प्लास्टिक के 2 छल्लू तथा 2 पतले कमानियों द्वारा एक स्विच आधार से जड़ देंगे। छड़ AB को लटका देते हैं। छड़ के दोनों सिरों पर A और B को एक स्विच से होकर एक बैटरी से जोड़ देते हैं। अब एक नाल चुंबक NS नॉर्थ साउथ को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि उसके दोनों स्वरूप को मिलाने वाली रेखा क्षैतिज हो जाती है, छड़ AB के लंबवत हो जाता है। इसका चित्र आप देख सकते हैं बुक में। स्विच एस को बंद कर धारावाहिक प्रवाहित करने पर हम देखते हैं कि छड़ के नीचे की ओर खींच जाती है और कमानियाँ पहले से अधिक फैली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी में आ गया दूसरा पॉइंट, नाल चुंबक को हटा देने पर छड़ AB अपने पक्ष की पहले की स्थिति में वापस चला जाता है। इससे स्पष्ट है कि नाल चुंबक यानी कि नॉर्थ साउथ का चुंबकीय क्षेत्र धारावाहिक चालक के छड़ के पर AB पर बल लगता है। तीसरा पॉइंट आ जाए, अब नाल चुंबक NS के ध्रुवों की स्थिति को उलट कर यही क्रियाकलाप दोहराया जाए। इस बार हम देखते हैं कि छड़ AB ऊपर की ओर उड़ जाता है अतः चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उलट देने पर धारावाहिक चालक पर लगे गए हुए बल की दिशा भी उलट जाती है। चौथा पॉइंट कहता है, अब यदि बैटरी के ध्रुवों को उलटकर छड़ AB में प्रवाहित होने वाले धारा की दिशा को उलटकर ऊपर से क्रियाकलापों को दोहराए जाएंगे तो पाएंगे कि बलों की दिशा क्रमशः उलट गई है। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, क्या एक चित्र द्वारा विद्युत मोटर की कार्यविधि को सिद्धांत करिए। तो विद्युत मोटर कार्यक्रम में सिद्धांत, विद्युत मोटर में एक शक्तिशाली चुंबक है जिसके अवतल ध्रुव खंडों के बीच तांबे के तार की कुंडली होती है जिसे मोटर का आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर के दोनों सिरों पर पित्तल होता है। R1 R2 लगाए जाते हैं। वॉल्यूम को कार्बन के B1 और B2 से ब्रश से स्पर्श किए जाते हैं। पिक्चर देख सकते हैं बुक में होंगे। जब आर्मेचर से धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुंडली AB और CD में भुजाओं पर समान मान के किंतु विपरीत दिशा में बल लगाते हैं, क्योंकि इस भुजाओं में प्रवाहित होने वाली धारा की प्रबल्य समान होती है परंतु उसकी दिशा विपरीत होती है। इसके एक बल युग्म बनता है जिस कारण आर्मेचर घूमने लगता है। आधे घूर्णन के बाद CD ध्रुव भुजा ऊपर चली जाती है और AB भुजा नीचे आती है, तब वाल्यों के स्थान की बदल जाते हैं। इस तरह ऊपर और नीचे भुजाओं में धारा की दिशा वही बनी रहती है। अतः विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, इस प्रयोग द्वारा स्पष्ट कीजिए। मान लीजिए कि मतलब कह रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, इसको स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, जब किसी चुंबक तथा तार की बनी एक बंद कुंडली के बीच की दूरी को शीघ्रता से बदला जाए तो कुंडली में एक क्षणिक के लिए विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जब तक कि कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति रहती है तो इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। प्रयोग देखिएगा, तांबे की एक तार को बंद लूप में आकार में
देकर उसके दोनों ओर सिरों पर एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया जाएगा तो एक क्षण चुंबक को लूप के पक्ष में की सीधे में स्थिर रहते हैं। गैल्वेनोमीटर के संकेत का कोई विक्षेप नहीं होता है, अर्थात लूप में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। पिक्चर आप देख सकते हैं बुक में। लूप को इसे रखते हुए क्षण चुंबक के किसी एक सिरे को तेजी से उसकी ओर लाने पर या दूर ले जाने पर, चुंबक को इसे रखकर लूप को तेजी से उसकी ओर ले जाने पर, अर्थात चुंबक और लूप के बीच की दूरी की शीघ्रता बदलने लगती है। दूसरे शब्दों में उसके बीच अपेक्षित गति उत्पन्न करने पर गैल्वेनोमीटर के संकेत का विक्षेप होता है, अर्थात लूप में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इस प्रकार से उत्पन्न होने वाली धारा को प्रेरित धारा तथा इस पर घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गया 9 नंबर। देखिएगा, नामांकित चित्र द्वारा विद्युत जनित्र की कार्यक्रम विधि सिद्धांत को व्याख्या कीजिए। विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ये आपको पढ़े थे मोटर वाले में, वही चीज़ इसमें भी है। तो देखिएगा, आपका लास्ट क्वेश्चन होगा आपका वीडियो का 10 नंबर। समझाए कि किन किन कारणों से परिपथ के सार्थक का अर्थ व्याय फ्यूज की व्यवस्था की जाती है। तो आंसर हो जाएगा आपका मतलब माने समझाए कि किन किन कारणों से परिपथ के साथ अर्थ वायर को और फ्यूज की व्यवस्था की जाती है। तो देखिए, अर्थ वायर को सुरक्षा की दृष्टि से लगाया जाता है। जब भी विद्युत धारा आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो यह अर्थ वायर धारा को भूमि के अंदर ले जाता है, धारा को संतुलित करता है। जब परिपथ में अति भारण और लघु पतन के कारण या मेन स्विच में वोल्टता का मान एक ही से अधिक बढ़ जाता है पर अधिक धारा प्रवाहित होती है, जिससे घर में लगे विद्युत उपकरण जल या खराब हो जाते हैं। इससे बचने के लिए फ्यूज का तार का इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादा धारा प्रवाहित होने के कारण उत्पन्न ऊष्मा फ्यूज तार को गला देती है और उपकरण बच जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो आप शुरू से देखे हैं, आपको बताया गया है चैप्टर नंबर 5 विद्युत धारा के रूप में, और आपको चैप्टर नंबर 5 बताया गया है, और इस वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 5 में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में डिफाइंड किया गया। तो टोटल क्वेश्चन थे दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन थे। तो आज को मतलब माने आज की वीडियो में लास्ट क्लास था हमारा, ये चैप्टर का मतलब माने 5 लास्ट था। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इट्स ओके, बाय।